हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज क्लॉजेस। तो चलिए जानते हैं क्लॉजेस के बारे में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड अ क्लॉज। मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक पार्ट है सेंटेंस के, बड़े सेंटेंस के, और उसमें कंसिस्ट जो कि कंसिस्ट करता है एक सब्जेक्ट से, और फाइनाइट वर्ब भी होता है उसके अंदर, ठीक है, ऑफ इट्स ओन, उसको हम क्लॉज बोलते हैं। Now study the following sentences carefully. Mr. Avasti is a man of great wealth. Mr. Avasti is a man who owns great wealth. Okay, in both these sentences, the word in bold letters perform the function, some function. They describe the noun man. We can easily recognize the words of great wealth to be a phrase. But the expression in bold letters has a finite verb, owns finite verb, and it also has a subject who too. इट इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑफ ग्रेट वेल्थ, हु ओन्स ग्रेट वेल्थ। तो ये क्या है आपका? ये आपका क्लॉज है। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनाइट वर्ब भी है इसमें। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ नोट। अ क्लॉज हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इन इट। क्लॉज में जो है सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसके अंदर। ओके, Both a phrase and a clause are only part of a sentence. A sentence must always contain one finite verb. We can distinguish among a sentence, a clause and a phrase. अब both जो phrase और clause है उस वो क्या है? Only part of a sentence है। sentence के सिर्फ part है, मतलब sentence नहीं है। और sentence जो है ये हमेशा contain करता है अपने अंदर finite verb को। ओके, वी कैन डिस्टिंग्विश, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज के बीच में। ओके, जैसे कि सबसे पहले फ्रेज में आपको क्या दिया है पॉइंट? अ फ्रेज हैज नो फाइनाइट वर्ब। फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, ठीक है। क्लॉज वन फाइनाइट वर्ब, क्लॉज में सिर्फ वन फाइनाइट वर्ब होता है। और जो सेंटेंस है उसमें एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब, सेंटेंस में एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब होता है। ओके, Now, if a sentence has only one finite verb in it, it means that it is made up of only one clause. There is one more distinguish that clearly understand the difference among the three. अब यहाँ बोला है कि अगर sentence में सिर्फ एक ही finite verb होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि it is made up of only one clause, कि वो एक ही clause से बना है। अब यहाँ पर आपको और भी points दे दिया है जो कि इनके बीच में difference create कर रहे हैं। जैसे कि अ फ्रेज कैन नेवर स्टैंड ऑन इट्स ओन। फ्रेज अपने आप स्टैंड नहीं कर सकता, कोई सेंस क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ सेंटेंस कैन ऑलवेज स्टैंड ऑन इट्स ओन। सेंटेंस अपने आप में खुद स्टैंड कर सकता है क्योंकि उसमें क्या है कि वर्ब भी है, फुल स्टॉप भी हम देख सकते हैं, ठीक है। Next one, a clause may or may not be able to stand on its own. If it does, it means that it is also a sentence. If it doesn't, it must be a part of a longer sentence made up of two or more clauses. अब clause जो है वो अपने आप stand नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो एक बड़े से sentence का part होता है, हिस्सा होता है। अगर वो part नहीं है तो sentence must be made up of two or more clauses। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो sentence है वो दो या दो से ज्यादा clauses से बने हैं, ठीक है। Now let's talk about the another topic, that is kinds of clauses. There are two kinds of clauses. First is principal clause and subordinate clause. Okay, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। First है आपका principal clause, a clause that make complete sense independently and stand by itself is called a principal clause. The principal clause is also known as the main clause or independent clause. अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? एक क्लॉज जो कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है इंडिपेंडेंटली एंड वो स्टैंड होता है अपने आप में ही, ठीक है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जो है उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो है मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है इसका, जैसे कि दे सॉ मूवीज, आई राइट अ लेटर। तो आप देख सकते हो ये मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। Now next is the subordinate clause. A clause that depends on some other clause for its meaning is called a subordinate clause. मतलब वो clause जो depend करता है दूसरे clause में, ठीक है, उसके meaning के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? subordinate clause बोलते हैं। इसके example आपको दिया है,
When I saw you, before I saw you. Okay. Now, before going further, there is a note. Subordinate clause can be changed into meaningful sentences by adding other sentences. जो subordinate clause है वो हम change कर सकते हैं meaningful sentences में जब हम उसमें add करते हैं दूसरे sentences. Okay, इसके आपको example भी दिया गया है, जैसे कि you were reading a book when I saw you. You can attend the workshop if you are a doctor. तो आप देख सकते हो कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम चेंज कर सकते हैं इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय एडिंग द अदर सेंटेंसेस. ओके. Now the next topic is kinds of subordinate clauses. So there are three kinds of subordinate clauses: adjective clause, adverb clause, and noun clause. So let's see the first one. Adjective clause, a clause that acts as an adjective in a sentence is called an adjective clause. अब वो क्लॉज जो एडजेक्टिव के फॉर्म में एक्ट करता है एक सेंटेंस में उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं. इसके एग्जांपल आपको दिया है. द बॉय वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट इज माय ब्रदर. द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट इज माय ब्रदर. ओके. So in both the above sentences, the words in bold letters describe the noun boy. So they are functioning as an adjective. तो ये जो है as an adjective के फॉर्म में वो फंक्शन कर रहे हैं. In sentence A, wearing a black shirt does not have a finite verb in it, so it is an adjective phrase. अब हमने देखा कि सेंटेंस ए में वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट जो है उसमें वो हम देख सकते हैं कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है. ओके. नेक्स्ट वन. In sentence B, who is wearing a black shirt has a subject who, a finite verb is wearing, so these words फॉर्म एन एडजेक्टिव क्लॉज. अब सेंटेंस बी में हमने देखा कि वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट जो है उसका सब्जेक्ट है और हु अ फाइनाइट वर्ब भी है इधर. ठीक है. उसका सब्जेक्ट है हु. ठीक है. एंड फाइनाइट वर्ब हमें दे रखा है वेयरिंग. सो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका है एडजेक्टिव क्लॉज. ओके. नाउ हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं. पॉइंट नंबर 1. An adjective clause describes a noun. It usually answers the question which one. For example, in sentence B, it answers the question which. Who is wearing a black shirt? Okay, तो adjective clause जो है वो noun को describe करते हैं, वो हमेशा answer करते हैं. It usually answers the question कि कौन सा, which one. Okay, जैसे कि for example sentence B में हमने देखा कि वो answer कर रहा है question which को कि who is wearing a black shirt. Okay. Next one, next point. An adjective clause is usually introduced by the words who, whose, whom, which, and that. Who is used for living things and which for non-living things and animals. That may be used for both. Very occasionally, an adjective clause may also be introduced by as, when, where, etc. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो यूजुअली हम इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द वर्ड हु, हुज, हुम, विच एंड दैट. ओके. हु हम यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, ह्यूमंस के लिए. विच हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए. दैट हम यूज करते हैं दोनों के लिए. ओके. लिविंग एंड नॉन लिविंग के लिए. एंड वेरी ओकेशनली एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस होता है बाय दीज वर्ड्स ऑल्सो, लाइक एज, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा. Okay. Now the next thing is such people as do not concentrate their energies on a single aim hardly succeed in life. तो जैसे आपको as का example दे दिया यहाँ पर. ठीक है. Next is sometimes the introducing word may be omitted altogether. कभी कभी जो introducing word होता है वो omit कर दिया जाता है, काट दिया जाता है altogether. Like here is the bag you have been looking for. Here is the purse that you have been looking for. That omitted. तो यहाँ पर आप देख सकते हो here is the bag you have been looking for. इसको अगर फिर से लिखा जाए तो here is the bag that you have been looking for. तो that को हमने यहाँ पर omit किया है. ठीक है. यानी कि that को हमने इसमें add on किया है. ओके. काटा नहीं है, add on किया है इसमें. ओके. Next thing is an adjective clause should be placed as close as possible to the noun. Describe the effort should be to the place it next to the noun it describes. तो हमेशा adjective clause जो है वो next to the noun के ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए sentence में. Okay. Now the next topic is adjective clause, a clause that acts as an adverb
स्टूडेंट्स ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब होगा, यहाँ पर गलत है, इसे सही करना है आपको, ठीक है। एडवर्ब आपको लिखना है इसको कट करके। सो अ क्लॉज दैट एक्ट एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ एडवर्ब क्लॉज। मतलब जो एडवर्ब की फॉर्म में एक्ट करते हैं एक सेंटेंस में, उसे हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द ट्रेन बीइंग लेट वी शैल गेट अ टैक्सी, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, ओके। इन केस ऑफ द ट्रेन बीइंग लेट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, ओके। नेक्स्ट वन, इन केस द ट्रेन इज लेट वी शुड कैच अ टैक्सी, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनाइट वर्ब है, ओके। सो इन सेंटेंस ए द एक्सप्रेशन इन केस ऑफ द ट्रेन बीइंग लेट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब नहीं है, सो इट इज अ फ्रेज, तो ये फ्रेज हो गया। Since it is acting as an adverb, it is an adverb phrase, ये adverb phrase है। In sentence B, the expression in case the train is late has a subject the train and a finite verb भी उसमें है, is late, so it is a clause। Since it is acting as an adverb, it is an adverb clause, ओके। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था। एडवर्ब फ्रेज जो था उसमें आपका फाइनाइट वर्ब नहीं था, वो नॉन फाइनाइट वर्ब था, और जो एडवर्ब क्लॉज है उसमें आपका फाइनाइट वर्ब था और सब्जेक्ट भी था, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, जैसे पॉइंट नंबर 1, एन एडवर्ब क्लॉज यूजुअली मॉडिफाइज अ वर्ब सिंस मोस्ट ऑफ द वर्ब डिनोट एन एक्शन। The adverb clause tells something about the action mentioned in another clause. It may tell the time, place, or manner of the action. It may compare or contrast this action with any other action. Accordingly, we get an adverb clause of time, place, manner, cause, purpose, effect, condition. सो बेसिकली एडवर्ब क्लॉज जो है वो यूजुअली मॉडिफाई करता है वर्ब को, ठीक है। सिंस मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो है वो एक्शन को डिनोट करते हैं, एंड एडवर्ब क्लॉज जो है, एडवर्ब क्लॉज हमें बताता है कुछ चीज अबाउट द एक्शन विच आर मेंशन इन अनदर क्लॉज, ओके। इट में ऑल्सो ये हमें टाइम के बारे में, प्लेस, मैनर ऑफ एक्शन के बारे में बताता है, और वो कंपेयर कॉन्ट्रास्ट भी करता है उस एक्शन को विद एनी अदर एक्शन के साथ, ओके। अकॉर्डिंगली हमें एडवर्ब क्लॉज मिलता है ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, पर्पज, इफेक्ट और कंडीशन के फॉर्म में, ओके। Now let's see here, adverb clauses are usually introduced by the following words। तो adverb clause को हम usually इन following words से introduce करते हैं। जैसे place आपको दे रखा है, place में आप where and wherever use करोगे, ठीक है। time के लिए आप क्या use करोगे, time के लिए आप use करोगे when, whenever, before, after, since, till, as soon as, while, as। cause और reason के लिए आप यूज करोगे since, because, as। effect और result और consequence के लिए आप यूज करोगे so that, such that, ओके। पर्पस के लिए आप यूज करोगे that, so that, lest। कंडीशन के लिए आप यूज करोगे if, unless, ओके। कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट के लिए आप यूज करोगे दो, although, yet, even though, even if, ओके। कंपैरिजन के लिए आप यूज करोगे so as और than, ओके। मैनर के लिए आप यूज करोगे as if, as। Now let's see the another type of clause, that is noun clause। A clause which act as a noun is a sentence is called a noun clause। मतलब जो noun के फॉर्म में एक्ट करता है एक सेंटेंस में उसे हम noun clause बोलते हैं, ओके। यहाँ पर आपको इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट है श्रद्धा expected to pass। श्रद्धा expected that she would pass। In both these sentences, the words in bold letters answers the question expected what। ये दोनों आंसर कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन को, expected what, ओके। सो they are the object of the verb expected, तो ये ऑब्जेक्ट हो गए वर्ब जो कि है एक्सपेक्टेड हमारा। इट मीन्स दैट दे आर डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन, तो ये नाउन का वर्क कर रहे हैं। इन सेंटेंस ए एक्सप्रेशन टू पास कन्वे ओनली इनकम्प्लीट मीनिंग, ये इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, डज नॉट हैव एनी फाइनाइट वर्ब, और इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा फ्रेज, देयरफॉर इट इज अ फ्रेज। और वो ऐसा वैसा फ्रेज नहीं है, वो नाउन फ्रेज है, ठीक है। इन सेंटेंस बी द एक्सप्रेशन दैट शी वुड पास हैज अ सब्जेक्ट शी। अब सेंटेंस बी में जो शी वुड पास उसमें सब्जेक्ट शी है, एंड फाइनाइट वर्ब भी आपको यहाँ पर दिख रहा है वुड पास, ओके। सो ये क्या है, क्लॉज है, ये है नाउन क्लॉज। सिंस इट इज डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन, इट इज अ नाउन क्लॉज, ओके। नाउ here are some important points about noun clause को लेकर कुछ important points है। जैसे point number 1 है, a noun clause may usually act as a subject of a verb, the object or complement of a verb, or the object of a preposition, and infinitive or a participle। मतलब जो noun clause है वो usually act करता है as a subject of a verb, और object या फिर complement of a verb के form में, या फिर the object of a preposition के form में, okay, and infinitive और participle के form में।
Now next point is a noun clause is often introduced by that. He said that he was quite satisfied. Noun clause जो है वो that word से भी introduce किया जाता है, जैसे कि he said that he was quite satisfied. It may be introduced by question words like why, what, how, etc. Wondered why nobody had turned up. It may be introduced by if or whether, उससे भी introduce हो सकता है, जैसे कि the teacher asked me whether I had understood the lesson. Now, before going further, there is a note. We should not judge a clause by the word introducing it. It is important to understand its function in a sentence before saying that it is a noun clause, adjective clause और an adverb clause. यहाँ पर बोल रहे हैं कि कभी भी हमें clause को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है. सो हम हाँ, पर हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो किस फॉर्म में फंक्शन कर रहा है एक सेंटेंस में, कि मतलब वो नाउन क्लॉज के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है, या फिर एडवर्ब क्लॉज के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है. नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.